अब बच्चों हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रश्न नंबर 3 हम नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हमारे उसी जो हमने शब्द अर्थ जाना है पोएम का, कविता का, ये वही दिया गया है बच्चों, इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों कि पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदी सबको अपना जल देती है, पहाड़ सबको आश्रय देता है और पेड़ पौधे भी सभी को एक समान रूप से अपने फल फूल और सुगंध देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न नंबर। अब आपके ही पाठ्य पुस्तक में दिया गया बच्चों की पाठ से आगे, तो पाठ से आगे में अब हम जानेंगे प्रश्न नंबर है आपका पहला कि पक्षी और बादल चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम किस प्रकार से उसे देखते हैं, हमें वो जानना है कि पक्षी और बादल का, जैसे इस कविता में पक्षी और बादल के बारे में ही पूरी चर्चा है बच्चों कि वो संदेशवाहक हैं ईश्वर के, तो उसके आदान प्रदान को हम किस प्रकार से उसका देख सकते हैं। तो उसका आंसर है कि उत्तर ये है, देखिए कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वह सद्भावना और प्यार का प्रसार है। यदि इस सीख को मनुष्य अपने मन में धारण कर ले तो आज भी किसी देशों के बीच युद्ध की नौबत बच्चों नहीं आएगी। पक्षी और बादल सद्भावना का ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जो अद्भुत है, और यही सद्भावना और वो प्रेम करने में हम सफल अगर हो जाते हैं तो दिनकर जी ने यह उदाहरण सार्थक सिद्ध हो जाएगा। यानी दिनकर जी ने जिस उदाहरण को उस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है वो सार्थक हो जाएगा। इनकी तरह हम भी सद्भावना व प्यार की एक मिसाल कायम कर पाएंगे। तो बच्चों पूरे प्रश्न में हमने 4 प्रश्न किए हैं। आपका इम्पोर्टेंट वाइज जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब एक है बच्चों की शब्दार्थ देखना है, कवि परिचय के बारे में है, क्योंकि जब हम लेसन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें करना है कवि परिचय। हम किसी भी अध्याय को देखें बच्चों, लेकिन उसमें सबसे पहले कवि ने हमें क्या दर्शाया, कवि का जन्म कहाँ है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें लिखित तौर पे रखनी है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा है कि कवि परिचय में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में है। जैसे कि हमारे जिस कविता को हमने अभी जाना, जिसके एक्सरसाइज को हमने देखा है, उन लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक्सरसाइज में आपको ये नहीं लिखना है। और आप कैसे लिखेंगे, कवि परिचय, ये हेडिंग डालनी है। राइटिंग वाइज आपको पिक्स के द्वारा मिल जाएगी बच्चों, आपको लिखना कैसे वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग लिखिएगा। तो कवि परिचय डाल के हमें कैसे लिखना है कि महान कवि और लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भाव से भरी हुई आती है बच्चों। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। तो ये एक छोटा सा कवि का परिचय होता है जिसमें हम उनके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। अभी आपको ऐसे लिखना है, आगे आपको ये चीज़ और ज़्यादा लिखने के लिए आएगी जब आप अगली क्लास यानी 9th में जाओगे। तो अभी से उसका छोटा सा अनुभव करेंगे तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है बच्चों कि हम जिस लेसन या जिस पंक्ति के बारे में, ख़ास तौर में कविता में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गद्यांश या कहानी है तो उसे तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन कविता के माध्यम से जब हम लेखक का परिचय जानते हैं तो हमें पता लगता है कि लेखक किस प्रकार से हैं, वो किस वृत्ति के हैं, और वही छाप हमें लेखक की कविता में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे बच्चों शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में है, पहला शब्दार्थ है आपका, ये आपको सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। बाचना यानी कि पढ़ना, सस्वर पढ़ना। आंकना यानी कि अनुमान करना।
पाँख यानी कि पंख, सौरभ यानी कि सुगंध, और सुगंध का एक अर्थ होता है बच्चों की खुशबू। ठीक है, दोनों का अर्थ है कि लेकिन अलग अलग शब्द दिए गए हैं। फिर है तीव्रता, तीव्रता का अर्थ होता है बच्चों तैरता। भाप यानी उष्णता, गर्मी, उष्णता जो भाप से बन के आती है ना, जब आप गर्म केतली को देखते हैं ना उसमें से भाप बनती है, ठीक वही उष्णता। डाकिया यानी कि संदेश देने वाला। महादेश का अर्थ होता है बच्चों विशाल देश। चिट्ठियाँ यानी कि पत्र। धरती यानी पृथ्वी, और केवल का अर्थ होता है सिर्फ। तो इस प्रकार से बच्चों अध्याय 6 का भगवान के डाकिए, इसका शब्दार्थ यानी कि एक्सरसाइज आपकी पूरी की कंप्लीट हो चुकी है। अब इस कविता में आपको क्या करना बच्चों कि अगर आपके पास एक चार्ट पेपर है तो चार्ट पेपर के थ्रू हमें इस कविता को चार्ट पेपर पे लिख लेना है। जितने अच्छे से आप उसको सुंदर से लिख सकते हो उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके होमवर्क में मैं इसे चाहिए तो दोबारा रिपीट कर दूँगी, लेकिन इससे क्या होगा बच्चों कि वो कविता आपको अच्छे से याद होगी और आपके पास एक नोट्स टाइप होगा। जब कभी भी ओपन होता है स्कूल तो बच्चों उसकी ज़रूरत आपको क्लासरूम में ज़रूर पड़ेगी। तो इसमें से कुछ बच्चे या फिर आप सभी चाहें तो कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वाइट पेपर पे लिखिएगा बच्चों कविता को। ठीक है, वाइट जो कार्ड पेपर आपका आता है A4 साइज में, थोड़ा बड़े में आता है वो, तो उसी पर आपको चार्ट, मैंने इसके पहले भी आपको कुछ वर्क दिए हैं तो आपको इसे भी उसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज को मैं आपको भेज दूँगी व्हाट्सएप के थ्रू, आपको होमवर्क में मिल जाएगा बच्चों, तो तभी आपको उसको लिखना है। अभी एक्सरसाइज को आप अच्छे से इस वीडियो को समझ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। गुड डे बच्चों।